नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। दरअसल नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश दोनों को फिर से गौरवान्वित करने के सुनहरा अवसर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले एथलीट बने। मुख्यमंत्री ने नीरज चोपड़ा के परिवार, कोचों और सभी खेल प्रेमियों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नीरज चोपड़ा के निरंतर प्रयासों से वैश्विक मंच पर हरियाणा और देश को और अधिक जीत मिलेगी। देश अपने बहुत से क्षेत्रों में उपलब्धियों के कारण विश्व में अपना डंका ये बजा रहा है और ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अभी आज ही जो प्रातःकाल समाचार आया है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है और ये भारतवर्ष का पहला ऐसा युवा है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और जो है गोल्ड हासिल किया है। मैं इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों को, उनके जो कोच हैं जो उनको खेल सिखाते हैं और सभी खेल समर्थकों को मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहें। हम सभी खिलाड़ियों के हरियाणा सरकार हमेशा उसकी आवश्यकताओं के लिए जो भी कुछ संभव सहायता है उनको लगातार पूरा करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर सदन की ओर से उनको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए हरियाणा सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया और आश्वस्त किया है कि राज्य खेलों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा, जिससे एथलीटों को अपने हुनर का प्रदर्शन करने और सफल होने के लिए एक मंच सुनिश्चित होगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान एक बड़ी घोषणा की। दरअसल अब ग्रुप ए और बी पदों पर अनुसूचित जाति श्रेणी को 20% का आरक्षण मिलेगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रुप ए और बी पदों के लिए 20% आरक्षण नीति लागू करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य उच्च स्तरीय सरकारी पदों पर सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, पहले आरक्षण ग्रुप सी और डी तक सीमित था। ग्रुप ए और बी पदों को बिना किसी आरक्षण प्रावधान के छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार रोस्टर प्रणाली बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस संबंध में 1 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जो निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्योंकि वैसा विषय तो नहीं है लेकिन सिमिलर विषय है, थोड़ी सी मैं घोषणा करना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक और आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सभी काडर की समीक्षा करके अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा ये की जाए। वो हमने की है। करने के बाद मैं उसी के अनुसार घोषणा करता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए पदोन्नति में अभी ग्रुप सी और डी में तो आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण है,
लेकिन ए और बी का हमारा प्रावधान अभी तक नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि हम उसके आधार पर ग्रुप ए और बी के लिए 20% आरक्षण ये लागू कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नई आरक्षण प्रणाली पदोन्नति के सभी चरणों में आरक्षण का विस्तार करे, जिससे सभी स्तरों पर सरकारी नौकरियों में आरक्षित समुदायों के लिए निरंतर समर्थन और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। जनता टीवी के लिए पवन सिमर की रिपोर्ट। इतना ही नहीं, हरियाणा नगर निगम संशोधन और हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि पंचायत के बाद अब निकाय चुनाव में बीसीए को आरक्षण को लाभ मिलेगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मानसून सत्र के दूसरे दिन हरियाणा नगर निगम संशोधन और हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक पर सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों में वार्ड बंदी के कार्य हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया जा रहा है। वार्ड बंदी के लिए 2 आधार माने गए। निकायों में वार्डों की संख्या नियमित करने के लिए फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी या मतदाताओं की 140% अनुसार प्राप्त जनसंख्या दोनों में से जो भी अधिक हो आधार माना जाएगा। इसके अलावा वार्डों में जनसंख्या की भिन्नता को 10% से बढ़ाकर 20% किया है। पंचायतों के बाद अब निकाय चुनाव में भी बीसीए को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब वो क्यों है? वो इसलिए है कि ये दोनों शहर बड़े महानगर ऐसे हैं, 3 महानगर हो गए मिला करके, कि यहाँ एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और उस फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कारण से सामान्य जानकारी के नाते भी वहां अगर किसी से पूछा जाए कि बोलो कितनी पॉपुलेशन है, तो फरीदा यानी गुरुग्राम में तो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है। 15 लाख से लेकर 35 लाख तक बोलते हैं लोग, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, कभी 25 लाख। क्यों? बहुत बड़ी संख्या में वहां जो लेबर है वो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बाकी स्थानों से भी आकर के काम करते हैं। पॉपुलेशन के नाते आकर राशन कार्ड भी उनके बनते हैं, वो बना लेंगे ही, राशन लेंगे। और रेजिडेंस भी कहने के होता है, और अगर डोर टू डोर सर्वे होता है तो उसमें पॉपुलेशन की मानी जाती है। लेकिन जब वो चले जाते हैं अपने आप वो घट भी जाते हैं। अल्टीमेटली वहां की पॉपुलेशन के आंकड़े हमेशा आप किसी महीनों में कराओगे कुछ होगा, किसी महीने में कराओगे कुछ होगा, सीजन के हिसाब से बदलता रहेगा। ऐसा ही हाल फरीदाबाद का है और ये शिकायतें वहीं की रहती हैं। इसमें से जो इस ऑर्डिनेंस में लिखा है, जिसका जिक्र आप लोगों ने नहीं किया, वो बता देता हूं। एक तो जो पॉपुलेशन है ये जो FIDR की है, दूसरा उसमें ये है कि यदि यानी एक स्टैंडर्ड है अपने हरियाणा का भी है, पूरे देश भर का भी है, कि 1000 पॉपुलेशन पर 700 वोट की एवरेज है। 700 वोट की एवरेज है, अर्थात अगर 100 वोट हैं तो 140 की वहां जनसंख्या होनी चाहिए। हमने इसमें सिस्टम बनाया कि अगर कहीं FIDR की पॉपुलेशन 100 के पीछे, 100 वोटर के पीछे 140 से कम है, तब तो 100 वोटर के पीछे 140 मान करके तब वार्डबंदी होगी। और अगर कहीं पॉपुलेशन FIDR की 140 से ऊपर है तो फिर जो ऊपर है वो होगी। विच एवर इज हायर बिटवीन द टू, एक FIDR की पॉपुलेशन, दूसरा एज पर वोटर संख्या 140% ऑफ टोटल वोट्स, इन दोनों में विच एवर इज हायर उसको बेस मान करके वार्डबंदी की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश में जनसंख्या के लिए FIDR, जो कि एक रिपोजिटरी है जिसे परिवार पहचान पत्र अधिनियम के तहत किया है, आरक्षण के संबंध में जहां तक बात है उसके लिए सरकार ने हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग बनाया है, जिसने कुछ सिफारिशें की। जनसंख्या के संबंध में की गई सिफारिशों के अनुरूप जिले में एक निकाय में बीसीए जनसंख्या की प्रतिशतता का 50% आरक्षित की जाएगी। अगर 20 सीटें हैं तो 5% जनसंख्या के हिसाब से बीसीए के लिए एक सीट आरक्षित होगी। यहाँ तक कि बीसीए जनसंख्या 2% होने पर भी हमने कम से कम एक सीट आरक्षित रखना सुनिश्चित किया है। कि वोटर ये जो है इसका इस FIDR की पॉपुलेशन से या परिवार पहचान पत्र से कोई संबंध नहीं है। वोट बनाने का काम इंडिपेंडेंटली भारत का नागरिक कहीं भी जाके जहां 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने रहता है वो वोट बनवा सकता है। इसमें परिवार पहचान पत्र में ये हरियाणा का डोमिसाइल
उस डोमिसाइल के आधार पर जिसको 15 साल हो गए रहते हुए 15 साल से पहले का कोई डॉक्यूमेंट उसके पास हो, उसी की परिवार पहचान पर बनता है। हाँ, जब हमने 75% रिजर्वेशन का विषय किया था इंडस्ट्री में, उसकी रिजर्वेशन दी थी, उस समय हमने केवल उस एक पर्पज के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा विरोध था कि हमारे यहाँ बहुत से लोग 5 साल 10 साल 2 साल 4 साल से जो काम करते हैं, कई बार उनके बच्चे भी होते हैं, उनको भी हमको उसमें रखना होता है। तो हमने कहा था जो 5 साल भी पहले आ गया होगा उसको भी हम 75% मान लेंगे, केवल उस एक काम के लिए प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले चेयरमैन का चुनाव पार्षद ही करते थे, इसीलिए हमने 2 सीटें आरक्षित की हुई थी ताकि उनमें से चुनाव किया जा सके। लेकिन अब चेयरमैन का चुनाव सीधा होता है, इसीलिए बीसीए जनसंख्या 2% होने पर भी हमने कम से कम 1 सीट आरक्षित रखना सुनिश्चित किया है। अब कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, इसकी एक रिकमेंडेशन ये है कि जितनी भी किसी एक बॉडी में, क्योंकि बॉडी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकाई है, स्टेट की पॉपुलेशन उसमें नहीं ली जाती, एक बॉडी की इकाई में जितने % और बीसीए की पॉपुलेशन है जितने %, उसका 50% ये रिजर्वेशन की जाए। अर्थात कहीं 15% है तो 7%, यानी 7.5 का नहीं 8 कर लिया उसको, वो इफ देयर इज हाफ और मोर देन हाफ इट विल बी काउंटेड एज 1। और इसी प्रकार से जहां कहीं सपोज उदाहरण के लिए अगर 20 सीटें किसी कॉर्पोरेशन में है तो 20 सीटों में कम से कम 5% अगर होता है तब 1 सीट होती है, 5% होता है तो 1 सीट होती है। अब उसका कम होते होते उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि 2% तक 1 सीट जरूर रखी जाए, अन्यथा उस फार्मूले से तो 2% अगर कहीं है तो अगर 20 सीटें 20 का 2% 0.4 हो जाता है। अब 0.4 का मतलब है 0, उसमें भी उन्होंने कहा कि 2% भी है तो 1 जरूर रख ली जाए। ये एक बल्कि उसका सेव किया गया है उसको कि न्यूनतम 2% पर भी 1 सीट जब बनती नहीं है प्रोपोर्शन में, लेकिन दे दी जाए, तो इसी नाते से उसको जो रखा। अब आता पहले हमने 2 सीटें की हुई थी कि पहले 2 सीटें थी, उसका एक कारण था उस समय 2 सीटों का कि कल को अगर चेयरमैन का जो पद है वो कहीं उसी क्लास का, जिस क्लास की बैकवर्ड क्लास की 2 सीटें भी नहीं हैं, एक ही रह गई, तो फिर जो पार्षदी चुनाव करते थे वो इनडायरेक्ट चुनाव होता था कॉर्पोरेशन का, तो अगर एक रहेगी तो सेम वही बन जाएगा क्या, चेयरमैन। और ये पिछली बार हुआ है, जब ये पिछला चुनाव हमारा जिला परिषद हुआ गुड़गांव का और शायद फरीदाबाद का, एक कैंडिडेट आ गया पार्षद, वही चेयरमैन बन गया। तो उस समय ये था कि 2 होने चाहिए डेमोक्रेटिक सेटअप में, कम से कम 2 आदमियों के प्रति लोगों का एक व्यू तो बने कि 2 में से कौन ठीक है, किसको चुनना है। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये उस समय 2 की गई थी, लेकिन अब चूंकि म्यूनिसिपैलिटीज में चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो गया है, इसलिए डायरेक्ट होने के बाद वो जो 2 की बाध्यता उस समय की गई थी वो बाध्यता अब नहीं रही। अब तो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, उन पार्षदों में से तो कुछ चेयरमैन बनना नहीं है, क्योंकि सारे चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन से ही होते हैं, तो इसलिए उस 2 का प्रावधान के रखने की कोई आवश्यकता नहीं रही। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में 6 से 7 सीटें ऐसी बच गई हैं जहां पर वार्ड बीसीए का था, लेकिन बीसीए का एक भी मतदाता नहीं था, इसीलिए हमें उन सीटों पर उपचुनाव करवाने पड़े जिसमें दूसरे वार्डों के लोगों ने चुनाव लड़ना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीसीए को आरक्षण देने का लक्ष्य इस वर्ग की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का है। सरकार ने पंचायत चुनाव में बीसीए को आरक्षण दिया, हमारी इस पहल का समाज ने स्वागत भी किया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि किसान इस योजना के तहत पंजीकृत होने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले तक विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। हालांकि योजना के नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार जिन्होंने ऋण लिया हुआ है
वे इस योजना के तहत पंजीकृत होने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले तक योजना का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को कुछ भ्रांति है, इसीलिए उन्हें जागरूक करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। केवल दिशा निर्देश के अनुसार नियम के तहत योजना के प्रीमियम भुगतान के लिए ऋणी किसानों की सहमति मानी जाती है। जो उसमें ऑपरेटिव पैरा है इसके अंदर एनरोलमेंट ऑफ फार्मर्स, द स्कीम इज ऑप्शनल फॉर ऑल फार्मर्स। Existing loanee farmers will be given a provision to opt out from the schemes by submitting requisite declaration to concerned bank branches any time during the year, but at least 7 days prior to the cut-off date for enrollment of farmers for the respective seasons. Bank/CSC shall also maintain proper record of farmer declaration. अर्थात जब भी कोई स्कीम का उसको रजिस्टर करने का लास्ट डेट है, उससे 7 दिन पहले तक फार्मर्स उसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं कि मैं नहीं कराऊंगा, तो फिर उसका पैसा भी नहीं काटा जाएगा और उसको कोई पाबंदी भी नहीं है। 7 दिन अगर रह जाएंगे तो फिर लोनी फार्मर को एक प्रकार की कंसेंट है कि ठीक है अब मेरा बीमा कर दिया जाए। तो आखिरी 7 दिन तो ऑप्शनल नहीं बचते उसके पास, लेकिन उससे पहले लगातार सीजन के जो दिन है उसके लिए ऑप्शन है, कराना है तो कराएगा, नहीं कराना तो नहीं कराएगा, ये उसका एक अर्थ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि स्कीम की रजिस्टर करने से 7 दिन पहले तक किसान पहले सूचना दे सकते हैं। अगर कोई किसान ये सूचना देता है तो उनके प्रीमियम की राशि नहीं ली जाएगी। अगर कोई ऋणी किसान 7 दिन पहले तक सूचना नहीं देता तो उनका प्रीमियम काट दिया जाता है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में कुछ विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। हरियाणा वाद्य शोर नियंत्रण निरसन विधेयक 2023 को भी प्रस्तुत किया गया है। हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक 2023 भी प्रस्तुत किया गया है। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 भी यहां पर प्रस्तुत किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन की कार्यवाही के बाद प्रेस वार्ता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन की कार्यवाही के बारे में सभी जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि सत्र के दूसरे दिन कुछ विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, तो वहीं आज सदन में अनुसूचित जाति को पदोन्नति में आरक्षण देने का भी रास्ता साफ कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सत्र के दूसरे दिन कुछ विधेयक प्रस्तुत भी किए गए। इस विधेयक पर अगले दिन चर्चा होगी। कुछ 3 विधेयक आज पुनर्स्थापित किए गए हैं, जिसके ऊपर कल चर्चा होगी, उनको पास किया जाएगा। हरियाणा माल एवं सेवा कर विधेयक, दूसरा हरियाणा खाद्य शोर निरसन विधेयक और तीसरा हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक। तो इनको पास कल जो है ये पास किया जाएगा। एक और भी सोनीपत मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, जैसे हमने पहले GMDA बनाया, फिर FMDA बनाया, फिर हमने पंचकुला PMDA बनाया, अब सोनीपत SMDA, और इसके बाद एक और भी हमने घोषणा की अभी 15 अगस्त को हिसार के लिए HMDA। उसका भी अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि उसका बिल लेकर के आए। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज की कार्यवाही एक संकल्प पत्र भी पढ़ा गया। इसी प्रकार एक संकल्प पत्र फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से वो भी पढ़ा गया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से किसी एक एक्ट में 1944 का एक एक्ट था, उसको निरसन करने का एक अथॉरिटी हमने उनको देनी थी, ऑथराइज करना था, क्योंकि वो बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल बिल भी है और प्रदेशों पर भी वो लागू होता है। इसलिए हर प्रदेश की असेंबली उसमें एक संकल्प पत्र पारित करके भेजती है, जिसमें एक एक्ट 2006 का बना हुआ है। उससे पहले एक एक्ट 1944 का बना हुआ था, तो 44 के जो प्रावधान हैं उस एक्ट के वो सारे के सारे 2006 में हैं। तो जैसे केंद्र में मुहिम चल रही है कि इस प्रकार के जो आउटडेटेड एक्ट्स हैं उनका निरसन किया जाए, उसमें एक एक्ट ये भी था, प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है, हमने भी उसके अंतर्गत हरियाणा में कुछ 2 दर्जन भर ऐसे एक्ट्स हैं जिसको निरसन किया है। तो ये एक्ट केंद्र सरकार का उसको निरसन करने के लिए, और हमने उनको अपनी ओर से
ऑथराइजेशन हमारा चला गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि आज ग्रुप ए और बी पदों के लिए 20% आरक्षण नीति लागू करने का फैसला लिया। इस निर्णय का उद्देश्य उच्च स्तरीय सरकारी पदों पर सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसर को बढ़ाना है। हाँ, एक अनाउंसमेंट वो आज मैंने की है, जैसे बैकवर्ड क्लासेस के इसका प्रावधान किया हमने आरक्षण का सीटों पर। वहीं पिछले कुछ वर्षों से चर्चा लगातार चल रही थी कि अनुसूचित जाति को क्लास सी और डी में ये तो पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ग्रुप ए और बी में अभी तक नहीं था। हमने उसका भी प्रावधान किया है कि अब 1 सप्ताह के अंदर उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसकी सब जो आंकड़े हैं इकट्ठे कर लिए गए हैं, केवल रोस्टर बनना है। रोस्टर बनने के बाद फिर उसको जिस व्यक्ति की जहाँ कोई आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण देना होगा देंगे, बैकलॉग कोई होगा तो वो भी उसको पूरा करेंगे। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सवाल जवाब हुए, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में विपक्ष के हर एक सवाल के जवाब भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में एक बड़ी घोषणा भी की। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिबर की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पशुधन बीमा योजना हरियाणा प्रदेश में कब लागू किया गया था। इसका सही जवाब है ए 29 जुलाई 2016। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं नरेश जांगड़ा कैथल से। नरेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है रविंद्र सिंह, जो कि पानीपत से जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। अवस्था समान भत्ता योजना, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो उसका डाटा क्रीड विभाग द्वारा सत्यापित होकर प्रोएक्टिव योजना के तहत हमारे निदेशालय में आते हैं उसके नाम। उसके उपरांत जो उनकी सूचियाँ हैं वो हमारे जिला कार्यालय में प्राप्त होती हैं। तो उसके उपरांत हमारे जो कर्मचारी हैं वो डोर स्टेप पे जाके सभी जो संबंधित लाभार्थी हैं उनकी पेंशन जाके बना के आते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी हज़ारों में सूची आई है सभी ब्लॉकों की, तो और शहर के क्षेत्रों के भी जो लाभार्थी हैं उनकी भी कर्मचारी जो है फील्ड में जा रहे हैं और लोगों की पेंशन बना रहे हैं। आवेदन इसमें नहीं करना होता। कर्मचारी के पास जो सूची आई मोबाइल में ऑनलाइन जो सूची आई उस सूची के मुताबिक उसने उसका लाइव फोटो लेना होता है कर्मचारी ने, और उसके मुताबिक उसकी फैमिली आईडी और आधार कार्ड से उसकी डिटेल मैच करके जो वास्तविक लाभ पात्र है और उसकी पेंशन बना दी जाती है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा इतना सुगमता पूर्वक योजना का संचालन जो है प्रारंभ कर दिया गया है कि अब आम आदमी की जो दिक्कत है उसको समाप्त कर दिया गया। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सक्षम युवा योजना कब शुरू की थी। ए 1 अप्रैल 2019, बी 3 अप्रैल 2018, सी 1 अप्रैल 2017, डी 4 अप्रैल 2017। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।